कि कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में 70वीं बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ज्योग्राफी को देख रहे हैं और अभी कुछ देर पहले भारत के अपवाह तंत्र, भारत की नदी तंत्र, भारत की ड्रेनेज सिस्टम को हम लोगों ने पूरा किया। हमारी अगली कक्षा, मैंने कहा ही है कि जब आप भारत का पढ़े तो बिहार का भी पढ़े, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के यदि आप क्वेश्चन के ट्रेंड को देखे होंगे तो यदि 11 से 13 14 प्रश्न भारत के भूगोल से है तो 5 से 7 8 प्रश्न बिहार के भूगोल से भी, मतलब दोनों के भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए तो जितने भी क्वेश्चन 20 22 23 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है उसका 80 to 90% हिस्सा तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ही है। प्रतीकात्मक रूप से आप भौतिक भूगोल और विश्व के भूगोल को पढ़ते हैं। हालांकि 4-5 क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से पढ़ना ही चाहिए। और इसी क्रम में हम लोग बिहार के अपवाह तंत्र को अब देखना शुरू करते हैं। बिहार के अपवाह तंत्र के जो मुख्य पक्ष हैं वो हैं, जैसे बिहार वो गंगा नदी दो भागों में बांटती है, एक उत्तर बिहार और दूसरा दक्षिण बिहार। आपकी जानकारी में है कि बिहार का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर है और हमारे यहाँ जो सिंचाई की क्षमता है वो 122 लाख जो हेक्टेयर है उससे अधिक है। और इस क्रम में अभी हाल में बिहार सरकार ने 7 निश्चय भाग 2 के तहत हर खेत को पानी देने की योजना भी बनाई है। उसी कड़ी में 70% हमने सिंचाई क्षमता का विकास भी किया है। लेकिन हमारी जो मूल सोर्सेज है, पानी की जो मूल सोर्सेज है वो क्या है? मानसून है। हमारी जो मीठे जल का स्रोत है वो क्या है? मानसून है। और उसी मानसून के द्वारा नदियों में भी जल का संग्रहण होता है। लेकिन यदि हम विभिन्न छोटे छोटे डैम या जो सिस्टम है वाटर स्टोरेज करने की, उसको यदि विकसित नहीं करते हैं तो सारा पानी कहाँ चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, क्योंकि बिहार की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सीधी सी बात है। इसी क्रम में ध्यान, हालांकि एक राज्य है तमिलनाडु जो वर्षा जल संग्रहण के लिए कानून भी बनाई है। उसे याद रखिएगा कि तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, तमिलनाडु देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, एकमात्र ऐसा राज्य है जो जल संग्रहण के लिए, वर्षा जल संग्रहण के लिए कानून बनाया है। क्योंकि हम लोग जल आधिक्य वाले राज्य हैं। हम लोग क्या है? जल आधिक्य वाले राज्य हैं, तो हम लोग के यहाँ ऐसे कानून नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ जल का मोटे तौर पे अभाव नहीं है। खैर, फिलहाल अभी हम लोग मूल रूप से देखेंगे कि हमारी जो नदी तंत्र है, हमारी जो अपवाह तंत्र है, वो 2 भागों में बटी हुई है। एक उत्तर बिहार की नदियां जो सामान्यतः हिमालय से निकलती है, जैसे अभी आपने पढ़ा गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, बागमती, कमला बलान, ये सब हमारी क्या है? उत्तर बिहार की नदियां हैं। उसी तरह से दक्षिण बिहार की नदियां हैं जो पठारी भाग से निकलती है और गंगा और उसके सहायक नदी में आकर मिल जाती है, जैसे कमनासा है, पुनपुन है, फल्गु है, कोयना है। तो ये सब जो ऐसी नदियां, छोटी बड़ी नदियां हैं, उसी दृष्टि से हम लोग देखेंगे। और फिर जो बिहार की प्रमुख नदी तंत्र है, जैसे गंगा है, कोसी है, तो ये सब नदी तंत्र की मुख्य फीचर को तो ऑलरेडी हम लोग देखे भी हैं। लेकिन हम लोगों ने जो देखा है वो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कम और भारतीय संदर्भ में ज्यादा देखा है। तो अब जो हम लोग देखेंगे वो भारतीय संदर्भ में देखेंगे, बिहार के संदर्भ में देखेंगे। तो इसलिए हमारा ये टॉपिक क्या है? हमारा ये टॉपिक है कि बिहार का अपवाह तंत्र।
चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ हम आगाज करने की घोषणा करते हैं। तो लिखिए, बिहार का कुल क्षेत्रफल लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर है। लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर है। 94,000 वर्ग किलोमीटर है। और जिसे मुख्य रूप से दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। दो भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला, उत्तर बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियां। और दूसरा, दक्षिण बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियां, दूसरा दक्षिण बिहार की नदियां। दक्षिण बिहार की नदियां। अब इस दो भाग जो है, उसका जल विभाजक कौन सा नदी है? नर्मदा है। जैसे उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली कौन सी नदी तंत्र है? आए थे ना, बताओ कौन सी नदी तंत्र है जो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटती है? खत्म है तुम। हम तो ये भौतिक विभाजन भौगोलिक परिचय के क्रम में ही बता रहे थे। का नाम है नर्मदा। का क्या नाम है? नर्मदा। जो उत्तर और दक्षिण बिहार की जल विभाजक है। उसी तरह से उत्तर और दक्षिण बिहार की, वो तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में है, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे, उल्लेखनीय कि गंगा नदी उल्लेखनीय कि गंगा नदी उल्लेखनीय कि गंगा नदी उल्लेखनीय कि गंगा नदी उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की जल विभाजक नदी है। जल विभाजक नदी है। जल विभाजक नदी है। नोट, राज्य की सिंचाई की क्षमता 122 लाख हेक्टेयर है। राज्य की सिंचाई क्षमता 122 लाख हेक्टेयर है। चलिए, अब आइए। तो जब ये आपके दो भाग हैं, तो एक भाग क्या है? उत्तर बिहार। तो हिमालय से जितनी नदियां निकलती है उत्तर बिहार की, सब हिमालय से निकलती है। दक्षिण बिहार की सारी नदियां पठार से निकलती हैं। तो लिखिए, उत्तर बिहार की सभी नदियां, नेक्स्ट पॉइंट में, उत्तर बिहार की सभी नदियां हिमालय से निकलकर दक्षिण और पूरब की ओर बहती हुई दक्षिण और पूरब की ओर बहती हुई दक्षिण और पूरब की ओर बहती हुई गंगा नदी में आकर मिलती है। दक्षिण और पूरब की ओर बहती हुई गंगा नदी में आकर मिलती है। गंगा नदी में आकर मिलती हैं। इनमें प्रमुख है सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक
बागमती, बागमती, कमला, कोसी, कमला, सर भूतही बलान लिख लें, सब नदी लिखना जरूरी है। सिर्फ दरभंगा जिला के इर्द गिर्द में 48 नदियां, छोटी बड़ी नदियां बहती है, ठीक है कि नहीं। एक बार मुझे दरभंगा का गजेटियर पढ़ने का अवसर मिला तो मैंने देखा 48 छोटी बड़ी नदियां हैं। तो सिर्फ दरभंगा के इर्द गिर्द का आप समझ जाइए, पूरे पूरे बिहार का आप देखिएगा तब तो हो गया, बेहोश हो जाइएगा साहब। तो उन नदियों को लिखिए कि जो महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी दरभंगा जिस नदी पर है वो तो ऐसे भी जानना चाहिए। तो सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक इत्यादि जो है ये हिमालय से निकलने वाली नदी तंत्र है। फिर लिखिए दक्षिण भाई बिहार, लिखेंगे दक्षिण बिहार की नदियां, दक्षिण बिहार की नदियां पठारी भाग से निकलकर, पठारी भाग से निकलकर यह उत्तर में बहती है, जैसे यह उत्तर में बहती है, जैसे 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 सोन, सोन, पुनपुन, सोन पुनपुन, फल्गु, फल्गु, कर्मनासा, 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 उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल इत्यादि। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी नदियां, ये सब क्या है, बरसाती नदियां हैं। ये जितनी नदियां हैं कैसी नदियां हैं, बरसाती। तो लिख देना ब्रैकेट में, बरसाती नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं। अब सुनिए, अब जिस नदी को पढ़ लिए हो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, अब यहाँ हम मुख्य नदियां लिखेंगे, तब यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है। कोई औचित्य है इसका? कोई औचित्य नहीं है। हाँ, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु नदियों में है उसको लिखेंगे। तो लिखिए प्रमुख नदी तंत्र और प्रमुख नदी और उसकी विशेषताएं, प्रमुख नदी और उसकी विशेषताएं, प्रमुख नदी और उसकी विशेषताएं बिहार की, बिहार की। सबसे पहला लिखिए, गंगा चौसा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। गंगा चौसा के निकट, चौसा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। पॉइंट नंबर 2, झारखंड का साहेबगंज जिला, झारखंड का साहेबगंज जिला झारखंड का साहेबगंज जिला बिहार और झारखंड के बीच सीमा बनाती है, बिहार और झारखंड के बीच सीमा बनाती है, ठीक है, सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। ओके, तो ये आपकी प्रमुख बिंदु है। गंगा के किनारे अभी मिट्टी पढ़ेंगे, और मिट्टी में एक जलोढ़ मिट्टी होती है। गंगा में मुख्यतः किसकी प्रधानता है? जलोढ़ की। और जलोढ़ के भी दो भाग हैं, एक है खादर और दूसरा है बांगर। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है वो खादर है, उर्वर है। हमारे उत्तर बिहार क्या है, बाढ़ प्रभावित है,
यहाँ हमेशा खादर मिट्टी की प्रधानता रहेगी क्योंकि बाढ़ आती है। और दूसरा है बांगर। दूसरा क्या है? बांगर। दूसरा है बांगर। तो बांगर मिट्टी भी क्या है? वो भी उपजाऊ है, लेकिन लेकिन खादर की तुलना में कम है। नेक्स्ट, आगे लिखिएगा। गंगा लिख लिए ना? हाँ हो गया। वो सब लिखने की चीज नहीं होती है, ये सब समझने की चीज होती है कि गंगा के किनारे कौन सी नदी, कौन सी मिट्टी की प्रधानता है। कौन सी मिट्टी की प्रधानता है? जलोढ़ की। इतनी बार पिछले अध्याय में हम इन सब चीजों की जानकारी दे दिए हैं कि उसको समझिए। कौन सी फसल है गंगा में? मुख्यतः गेहूं, चावल, गन्ना, हर तरह की फसल हो सकती है। जहाँ पानी रहेगा तो पानी वाली हर फसल हो सकती है। धान क्या है? पानी वाली फसल है। गन्ना क्या है? पानी वाली फसल है। इसी समय में गन्ना बोई जाती है और उसके बाद कटनी का समय भी 1 साल 1 वर्षीय है। 2 फसल आपकी 1 वर्षीय है। एक है दलहनी में राहर, जिसको हम लोग अरहर कहते हैं, और गन्ना। ये सब 1 वर्षीय फसल है, सबसे लंबी अवधि लेती है। दाल क्यों महंगा होता है? दाल के महंगा होने के पीछे अरहर की दाल सबसे महंगी होती है। क्यों? क्योंकि पूरा 1 साल का वक्त लगता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के द्वारा इसकी शॉर्ट टर्म वेराइटी डेवलप नहीं की है। यदि 2 महीने पे 1 महीने पे दाल होने लगे तो सस्ता रहेगा दाल। मसूर का दाल सस्ता होता है कि नहीं होता है? चने की दाल सस्ता होती है कि नहीं होती है? लेकिन अरहर की दाल सस्ती नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो वही उसका लॉन्ग लॉन्ग टर्म वेराइटी है, तो स्वाभाविक है। आगे लिखिएगा। दूसरा, घाघरा लिखिए। घाघरा लिखिए। इसे सरयू भी कहते हैं। इसे सरयू भी कहते हैं। नामपा नेपाल से निकलती है। नामपा नेपाल से निकलती है। ऑलरेडी लिखे हैं सब बात। छपरा के निकट गंगा में प्रवाह समाहित हो जाती है। समाहित हो जाती है छपरा के निकट। ठीक है। छपरा के निकट कहाँ समाहित हो जाती है? कोसी के विषय में सब बात पढ़ चुके हैं। कोसी के विषय में सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए उसी कड़ी में आइए, महानंदा। नेक्स्ट, कोसी में सब बात पढ़ चुके हैं। बिहार के शोक से लेके कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, ठीक है, किस लिए जानी जाती है, सब बात देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब लिखिए महानंदा। महानंदा यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। सबसे पूर्वी नदी है और कटिहार के निकट, और कटिहार के निकट, और कटिहार के निकट यह गंगा में मिल जाती है। कटिहार के निकट यह गंगा में मिल जाती है। कटिहार के निकट यह गंगा में मिल जाती है। ठीक है। ओके, चलिए। कौन? महानंदा। महानंदा क्या आता है? सोन। वो भी पढ़ चुके हैं। अमरकंटक से निकलती है, तो लिखेंगे सोन। अमरकंटक से निकलती है और पटना में गंगा से मिलती है। सोन अमरकंटक से निकलती है और पटना के निकट, और पटना के निकट, और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। मिल जाती है। ठीक है। गंगा के, गंगा के सहायक नदियों में इसकी लंबाई सबसे अधिक है। गंगा के दक्षिणी सहायक नदियों में, गंगा के दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सबसे अधिक है।
गंगा के दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई सबसे अधिक है। इसकी लंबाई सबसे अधिक है। एक दो बातें ध्यान रखिएगा कि अभी गंडक के विषय में बता रहा था। गंडक पर एक बहुत प्रसिद्ध नहर है जो बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है, उसका नाम है त्रिवेणी नहर। तो गंडक पे जहाँ गंडक लिखे है ना, कहीं नहीं लिखे थे? अच्छा, वो ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कॉपी में, 2-4 दिन पहले लिखाए भी थे हम। ठीक है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गंडक पर त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर किस पर है? त्रिवेणी नहर किस पर है? तो गंडक पर है। इसे हर संभव स्थिति में याद रखना। आगे चलिए, नेक्स्ट हो गया। पुनपुन लिखिए, पुनपुन। पुनपुन दक्षिणी बिहार की यह दूसरी प्रधान नदी है। दक्षिणी बिहार की दूसरी प्रधान नदी है। दक्षिणी बिहार की दूसरी बड़ी नदी है। दूसरी बड़ी नदी है जो 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 फतुहा के निकट जो फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। जो फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। कभी कभी देखते होंगे कि पटना में बाढ़ आया तो पुनपुन के कारण, तो पुनपुन का के कारण पटना में कभी कभी बाढ़ भी आती है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे ज्यादा महत्व की बिंदु है कि फतुहा के निकट मिलती है, उसको अंडरलाइन करके रख लीजिए। वो क्वेश्चन पहले भी बीपीएससी पूछे हुए हैं। अब लिखिए कर्म कर्मनाशा। 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 कर्मनाशा नदी है, विंध्याचल से निकलती है। विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है। विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। इस नदी का ऐतिहासिक महत्व भी है, सुनना है, लिखना नहीं है। इस नदी का ऐतिहासिक महत्व यह है कि कर्मनाशा नदी के किनारे ही शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था, और उस चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद एक कर्मनाशा नदी का एक भिस्त थी, उसने जो है सो इसकी जान बचाई थी, और उस भिस्ती को एक दिन का शासक हुमायूं ने नियुक्त किया था, और जिसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे। तो इसका ऐतिहासिक, इस नदी का हालांकि धार्मिक दृष्टि से यह पवित्र नदी मानी जाती है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। फल्गु का धार्मिक आधार पे महत्ता है, लेकिन फल्गु का भी महत्व मूल रूप से वही है कि हम लोग के लिए, उत्तर बिहार के लिए फल्गु जो है, दक्षिण बिहार की ये नदी अपवित्र है, लेकिन दक्षिण बिहार के लिए वो नदी क्या है? पवित्र मानी जाती है। तो डिपेंड करता है स्थानीय मान्यताओं के आधार पे, ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। एक समय में हमारे लिए पश्चिम की यात्रा अपवित्र मानी जाती थी, समुद्र पार जाएंगे अपवित्र हो जाएंगे। आज के समय में पश्चिम जाएंगे तभी संपूर्ण मानव कहलाएंगे, नहीं तो कई बार स्थानीय मान्यताएं समय काल परिस्थिति के अनुसार चेंज करती है, क्योंकि आज का युग अर्थ युग होगा, आ गया, ग्लोबलाइजेशन हो गई, पूंजी श्रम और तकनीक, एक देश दूसरे देश से जुड़ गया। तो स्वाभाविक है कि आज देश के बाहर जाते हैं लोग तो अधिक आय का अर्जन करते हैं। जो सरकारी सेवा में नहीं गए और आर्थिक रूप से यदि प्राइवेट सेक्टर में वो जाना चाहते हैं और तकनीकी डिग्री लिए हैं, तो उनके लिए पश्चिम का रास्ता ज़्यादा आसान है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया कि पुनपुन, कर्मनाशा, ये सोन, कोसी, ये सब ऐसी नदी है जिस पर ध्यान रखना है। लास्ट की नदी है तो लिखेंगे लास्ट में, फल्गु लिख लिए हैं तो लिखेंगे फल्गु। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है।
और इसकी मुख्य धारा का नाम निरंजना है। 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 यह नदी के किनारे गया शहर है और भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, और भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, और भारत का सबसे बड़ा रबर डैम इसी नदी पर बनाए गए थे। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम इसी नदी पर बनाए गए थे। इसी नदी पर बनाए गए थे। इसी नदी पर बनाए गए थे। बस। नदियों के क्रम में ये दो नदियां, मतलब दो नदी तंत्र को विभाजित कर आप देख लेंगे कि हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, उसके मूल बिंदु क्या है, और दक्षिण बिहार से कौन सी नदी निकलती है, दोनों की जल विभाजक कौन सी नदी है, तो गंगा है। और उसी रूप में चूंकि नदियों के संपूर्ण व्याख्या हम अभी थोड़ी देर पहले ही भारत के नदी तंत्र में किए ही, कौन सी नदी का नहीं किए थे? नहीं। तो स्वाभाविक है कि जो बिहार के विशेष दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसी नदी को मैंने यहाँ पर जोड़ने की कोशिश की। अन्य सभी बिंदुओं की व्याख्या हमने पूर्व की कक्षा में कर ली है। इन्हीं शब्दों के साथ हम बिहार के नदी तंत्र की भी समाप्ति की घोषणा करते हैं। इसी कड़ी में कुछ बूस्टर फैक्ट को याद रख लेंगे, जैसे गर्म कुंड होता है, जैसे जलधारा जलप्रपात है, ककोलत जलप्रपात वगैरह सब काफी महत्वपूर्ण है। उसको यहीं पे बूस्टर फैक्ट में हम लोग बिहार के विशेष संदर्भ में पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। तो लिखेंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। सबसे पहले बूस्टर फैक्ट में पढ़ेंगे, बिहार में कई गर्म जल के स्रोत हैं। गर्म जल के स्रोत हैं जिसमें गंधक जैसे पर्याप्त खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें गंधक जैसे, गंधक, इसीलिए स्किन रोग जो है गर्म जल के कुंड में समाप्त हो जाता है। ठीक है, लोग जाते हैं स्किन डिजीज लेकर और नहा के आता है, कहता जा तो जादू भय गेले, जादू, जादू नहीं भय गेले, क्योंकि उसमें अनेक खनिज पदार्थ होते हैं, उसमें सल्फर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है कि नहीं? और स्किन की बीमारी को दूर करने में सल्फर की बड़ी भूमिका होती है, तो इसीलिए हम लोग गर्म जल कुंड का प्रयोग करते हैं। एक धार्मिक मान्यताएं भी हैं। तो और बिहार के सबसे महत्वपूर्ण जल कुंडों में राजगीर का जल कुंड है, तो लिखिएगा नेक्स्ट में, जिसमें गंधक ज्यादा पाया जाता है, गंधक होता है। फिर लिखिए गर्म जल कुंडों में सबसे प्रसिद्ध राजगीर है, जहां जहां सप्तधारा, जहां सप्तधारा, राजगीर में कौन कौन धारा है? सप्तधारा। जहां सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, सूरज कुंड, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड, जहां जहां सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सूरज कुंड, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड, ऋषि कुंड, सॉरी मखदूम कुंड, नानक कुंड इत्यादि है, नानक कुंड इत्यादि। और इसका टेम्परेचर कितना रहता है जानते हैं? 87 डिग्री। ब्रह्मकुंड सबसे गर्म है, 87 डिग्री रहता है, और सभी सामान्य कुंड का 60 से 70 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए जाड़े के दिनों में तो नहाने में ठीक है, लेकिन गर्मी के दिनों में नहाने में कठिनाई होती है लोग लेकिन फिर भी स्नान करते हैं लोग। इसके अलावा मुंगेर में भी कुछ गर्म सोते हैं, तो ये नाम याद रखिएगा। ये नाम कहाँ के लिए है? राजगीर के लिए है। कुछ मुंगेर के भी है, तो लिखेंगे मुंगेर में
खड़गपुर की पहाड़ी में, मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी में कई कुंड हैं, जैसे रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। इसमें लक्ष्मण कुंड सबसे गर्म है, इसमें लक्ष्मण कुंड सबसे गर्म है, इसमें लक्ष्मण कुंड सबसे गर्म है। ठीक है, इसमें लक्ष्मण कुंड सबसे गर्म है, याद रखिएगा। परीक्षा के दृष्टि से ये सब काफी महत्वपूर्ण कुंड है। इस तरह से इन गर्म कुंडों को आपने देखा। गर्म कुंडों की कड़ी में ही कुछ जलप्रपात को भी देखेंगे तो लिखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, बिहार के प्रमुख जलप्रपात। पहला ककोलत, ककोलत जलप्रपात के विषय में सारी बात बताए हैं। आपको केवल इतना याद रखना है कि कौन सी जलप्रपात किस शहर में है। जैसे ककोलत नवादा, लिखो ककोलत जलप्रपात नवादा। दुर्गावती भोजपुर, दुर्गावती भोजपुर, दुर्गावती भोजपुर, भोजपुर मतलब आरा, आरा। ठीक है, इसके बाद है सुखलदरी, सुखलदरी रोहतास, सुखलदरी रोहतास। ठीक है, तो ये सब ऐसे प्रपात हैं। विशेषकर इसमें सबसे प्रमुख है ककोलत, जो अक्सर हाँ पेपर में भी आता रहता है कतिपय कारणों से, तो चर्चा में रहती है, तो ध्यान रखिएगा। तो आपने गर्म सोता पढ़ा, आपने जलप्रपात पढ़ा। अब पानी से ही संबंधित है झील, तो कुछ झील भी पढ़ ले। तो लिखेंगे बिहार के प्रमुख झील, बिहार के प्रमुख झील, बिहार के प्रमुख झील में सबसे पहले लिखिए कामर झील, कामर झील, कामर झील। एक उसमें करकट लिख देना कैमूर में, जलप्रपात में करकट लिख देना, करकट, करकट झील कैमूर में है। जहाँ लिखे हो ना झील, झील झील कहता हूँ जलप्रपात, उसमें करकट लिख देना कैमूर में। कैमूर मतलब रोहतास। चलिए झील में आइए। झील में तो कामर झील है सबसे प्रसिद्ध, और वो कामर झील कहाँ है तो बेगूसराय में। और ये भारत का एकमात्र रामसर, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल भी है, तो लिखेंगे यह बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है। अब पूछिएगा सर ये रामसर क्या है, तो रामसर ईरान का एक शहर है, और जहां आर्द्र भूमि के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुई थी 1973 में, और उसी के बाद आर्द्र भूमि संरक्षण के दिशा में हमने प्रयास किया, और आज 75 से अधिक हमारे पास रामसर स्थल हैं। बिहार में एक ही रामसर स्थल है, और वह है कामर झील, जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है, जो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील भी है। तो लिख देंगे बिहार का एकमात्र रामसर स्थल एवं एवं एशिया का, एवं एशिया का, एवं एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर, सबसे बड़ा गोखुर झील, सबसे बड़ा गोखुर झील है
जो जो साइबेरियन साइबेरियन पक्षी के लिए, साइबेरियन पक्षी के लिए, जो साइबेरियन पक्षी के लिए प्राकृतिक आवास है, साइबेरियन पक्षी के लिए प्राकृतिक आवास है, साइबेरियन पक्षी के लिए प्राकृतिक आवास है, साइबेरियन पक्षी के लिए प्राकृतिक आवास है। ठीक है, इसके लिए साइबेरियन पक्षी के लिए प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट, दूसरा झील है, दूसरा झील है कुशेश्वर स्थान, तो लिखेंगे कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील, कुशेश्वर स्थान झील, दरभंगा, दरभंगा। क्या लिखेंगे? गोगा बेल झील, गोगा बेल झील कटिहार, गोगा बेल झील कटिहार, गोगा बेल झील कटिहार। यह बिहार का सबसे बड़ा सामुदायिक, यह बिहार का सबसे बड़ा सामुदायिक रिजर्व है, यह बिहार का सबसे बड़ा सामुदायिक रिजर्व है, रिजर्व है। कौन? नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि घोघा झील, घोघा झील हो गया था, सिमरी झील, सिमरी झील, सिमरी, सिमरी झील, सिमरी झील, सिमरी बख्तियारपुर में है, सहरसा में, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में। लेकिन कभी पूछे कि निम्नलिखित में से किस झील में बर्ड बैंडिंग स्टेशन बनाया गया है, तो बर्ड बैंडिंग स्टेशन किस झील में बनाया गया है? कामर झील में। तो वहां पे कामर झील में लिख दीजिएगा वो स्पष्ट रूप से, कामर झील में बर्ड बैंडिंग स्टेशन बनाया गया है। बर्ड BIRD बैंडिंग BANDING स्टेशन बनाया गया है, बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कुछ गर्म सोता पढ़ा, कुछ कुंड गर्म सोता के साथ साथ जलप्रपात पढ़ा, और जलप्रपात के साथ साथ बिहार के जो प्रसिद्ध झील हैं जिसके आने की संभावना कभी कभी होती है, तो इस तीनों को हम लोगों ने बिहार के अपवाह तंत्र में ही देख लिया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बिहार की अपवाह तंत्र भी क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो हम लोग इस दो अध्याय को हम लोग देखे हैं। कौन से दो अध्याय? एक आपके यही ना था जी, अपवाद तंत्र हो गया, दोनों हो गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अध्याय हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है कि नहीं? अब हमारा 9वां और 10वां अध्याय है, और 9वां 10वां अध्याय मेरे भारत का कौन सा है? भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी। और जैसे ही भारत की मिट्टी खत्म होगी तो हम लोग, तो आज हम लोग बिहार की मिट्टी में रहेंगे, कल हम लोग भारत का भूगोल खत्म कर लेंगे ये पूरा समग्रता से। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अब आपका बचा इसमें भारत की वनस्पति बचा, और भारत की वनस्पति के साथ बिहार की वनस्पति, तो छोटा सा है। दूसरा जो अध्याय बचा
वो था भारत की मानसून और जलवायु। और भारत की मानसून जलवायु और बिहार की मानसून जलवायु दोनों का रूप क्या है, एक ही है। और तीसरा अध्याय आपका बचा, वो है भारत की परियोजना। वो तो तथ्य है, 25 परियोजना लिखा देना। कई परियोजना तो लिखा दिए हैं, अभी नहीं पढ़े, अभी लिखे थे ना, श्रीशैलम परियोजना, कोलेश्वरम परियोजना। तो किस नदी से जुड़ी हुई है उससे संबंधित जानकारी आपको देना है, या यूं कहिए कि उसके लिए एक अध्याय है, और वह है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्सेज के साथ ही भारत का जो सामान्य भूगोल है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आएगा भारत की सामाजिक भूगोल, जिसमें भारत की जनसंख्या और भारत की जनजाति पढ़नी है। फिर उसी तरह से बिहार की जनसंख्या और बिहार की जनजाति पढ़ेंगे। फिर आएगा भारत की आर्थिक भूगोल, जिसमें हम लोग भारत की आर्थिक भूगोल में इस महीने में इस भारत का भूगोल को समाप्त कर लेना है, और कोशिश रहेगी हमारी कि विश्व का भूगोल को भी हम देख लें अपने स्तर से, ठीक है कि नहीं। और तब तक ये भी देख ही लेंगे भौतिक भूगोल को। मतलब इस महीना में आपका भूगोल की संपूर्ण कक्षा समाप्त। दो बड़े भाग, एक आपकी भूगोल और दूसरा संविधान, ये दोनों भाग आपकी समाप्त हो जाएगी। हालांकि अभी 12-13 दिन है, और 1-2 दिन तो गर्मी छुट्टी कहता हूँ। 1 जनवरी की भी छुट्टी चाहिए ही कि नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा अच्छा, क्यों, क्या चाहिए? 1 जनवरी में छुट्टी लेके क्या करिएगा? का मान्यता भी है कि 1 जनवरी को पढ़िएगा तो सब दिन पढ़िएगा। अच्छा है ना? है? अच्छा, आप नहीं रहिएगा तो छुट्टी हो जाएगी, तब तो कक्षा निश्चित होगी, ठीक है कि नहीं। तो चलिए खैर मूल में आ जाइए। कौन सा बार है 1 जनवरी को? सोमवार है, मंडे है। तो तुम लोग का फ्लाइट का टिकट कट गया है क्या? अभी तक नहीं कटा है? अच्छा ठीक है, विचार करेंगे। 1 जनवरी को तो छोड़ेंगे ही, ठीक है कि नहीं, क्योंकि 1 जनवरी तो 1 जनवरी है। हालांकि मान्यता है तो उसको रखते तो ज्यादा ठीक रहता है कि 1 जनवरी को पढ़ेंगे तो सभी दिन पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि इस महीने में आपका ये भारत का भूगोल समाप्त हो जाए। हम लोग शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दिए। हम लोग अब आगाज करेंगे भारत की मिट्टी। 1 मिनट रुको, थोड़ा सा पानी सानी पी ले, इसके बाद शुरू।